Hello, dear friends. This is Sandeep Kumar, and you are watching Social Science Study by Sandeep sir. And today we will discuss about the unification of Germany and Italy. And I want to inform you that I have already uploaded 3 videos related to this chapter. Chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. And I hope your all doubts will be clear after watching this video. So let us start without wasting time, the making of Germany and Italy. Dear friends, after 1848 हमने यहाँ पे देखा कि जो 1830 से लेकर 1848 का जो पीरियड था दैट वाज नोन एज एज ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं और यहाँ पर होता क्या है कि जो नेशनलिज्म होते हैं वो अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं डेमोक्रेसी से, और जो रिवॉल्यूशनरीज होते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं अलगाववाद हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे, ये जो पावर ऑफ कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने भी यूज़ किया था, यानी कि जो राजतंत्र था उन्होंने भी इन सेंटिमेंट्स को यूज़ किया, इन फीलिंग्स को यूज़ किया, जो नेशनलिस्ट फीलिंग था या नेशनलिज्म था, और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डोमिनेशन को बनाए रखने के लिए पूरे यूरोप पर तो ये प्रमोट करते रहे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को। अब होता क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जर्मनी और इटली आफ्टर सम टाइम ये दीज कैम एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज, यूनिफाइड कंट्रीज। इसमें देखेंगे यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहले प्रयास नहीं किया गया था, 1848 में काफ़ी ट्राई किया गया था, काफ़ी कोशिश की गई थी, लेकिन जो वहाँ के रूलर्स थे वो रूलर्स, उनके पास पावर होती थी, उनके पास सैनिक होते थे, और वो क्या करते थे कि अपनी पावर से उन रिवॉल्यूशनरीज को रिप्रेस कर देते थे। तो कहने का मतलब जो उनका एक प्लानिंग रही थी वो अनसक्सेस रही थी। इवन जो वहाँ के जो मोनार्कीज हुआ करते थे उनको, जर्मनी के जो लैंड ओनर्स होते थे जिनको जंकर्स कहा जाता था, तो वो भी उनको सपोर्ट करते थे, तो वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। फाइनली यहाँ पर क्या है कि वो अपने प्रयासों में सफल रहे। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जो पर्सिया के रूलर होते हैं, यानी पर्सिया जो होता है वो इसको इनिशिएट करता है, पर्शिया लीडरशिप करता है और इसका इनिशिएटिव लेकर वो आगे बढ़ के काम करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो लीडरशिप ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है वो किसने की थी, वो पर्सिया ने की थी। और पर्सिया के चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, वो ही एक रियल आर्किटेक्ट कहलाते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के। इनके पास पर्शियन आर्मी और जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी हेल्प लेते हैं, और हेल्प लेने के बाद अब उनकी पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, और वो क्या करते हैं कि फिर 3 वॉर्स लड़ते हैं। मतलब 7 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और इन 3 लड़ाइयों में उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को डिफीट कर दिया, और पर्शियन विक्ट्री जो है वो एक मतलब प्रोक्लेम कर दी, पर्शियन विक्ट्री वो वहाँ पे घोषित कर दी। और इससे क्या हुआ कि जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था वो कंप्लीट हो गया जनवरी 1871 में, और वहाँ का जो एक नया राजा था, एक जो न्यू एम्पायर था, जो न्यू एम्परर था विलियम फर्स्ट, उसको प्रोक्लेम किया गया। अब और उसकी एक सेरेमनी भी होती है, यहाँ पे ये देखेंगे हॉल ऑफ वर्साइल्स के अंदर, ये आप देख रहे हैं, ये सामने हॉल है, और यहीं पे ये पार्टी कर रहे हैं कि भाई अब देश जीत गया अपना, ठीक है, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, अब जर्मनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो सेरेमनी है ये बहुत सर्दी के अंदर होती है 18 जनवरी 1871 को, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रिंसेस हैं, जर्मन स्टेट्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो भी यहाँ पर हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, तो ये सारे यहाँ पर गैदर हुए, और ओटो वन बिस्मार्क भी यहाँ पर है, ठीक है। और ये हॉल ऑफ मिरर के अंदर, पैलेस ऑफ वर्साइल्स के अंदर एक हॉल ऑफ मिरर था, यानी कि शीश महल था, और वहीं पे इनकी ये पार्टी चल रही है, ठीक है। और इसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को या इंडिपेंडेंट जर्मनी को। यहाँ पर कीजर विलियम फर्स्ट जो पर्सिया के थे उनको यहाँ पर एक नया राजा घोषित किया गया यूनिफाइड जर्मनी का। दोस्तों इसमें हम देखते हैं जो नेशनल बिल्डिंग का प्रोसेस है वो पर्शियन जो स्टेट था वो उसकी पावर को भी क्या कर रहा है, डोमिनेंस कर रहा है। मतलब एक संकेत दे रहा है कि जो पर्शियन कंट्री है वो भी बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि उसने डेनमार्क, फ्रांस जैसे देशों को हरा दिया, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और ये भी संकेत देता है कि पर्सिया जो है वो बहुत ही पावरफुल कंट्री है। अब जैसे ही जब न्यू स्टेट एग्जिस्ट होता है, एक नया देश बनता है, तो यहाँ पे जो इनकी करेंसी होती है, ठीक है, बैंकिंग होता है, लीगल और जुडिशियल सिस्टम होता है जर्मनी के अंदर, उसको भी मॉडर्नेट किया जाता है। जो पहले चल रहा होता है उसको हटाया जाता है और अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस जो है वो एक उसको एक मॉडल बनाया जाता है। मतलब जो बाकी रेस्ट ऑफ जर्मनी के लिए जो पर्शियन के जो मेजर्स थे, जो बातें थी या प्रैक्टिसेस थी, वो भी कैसे बन गए, एक मॉडल बन गया पूरे यूरोप के लिए। और ये आप देखेंगे इसके अंदर ये हॉल ऑफ मिरर है और यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 11 के अंदर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ द मिरर्स। तो यहाँ पे कौन है, मेन ओटोमन बिस्मार्क ही है, इसके आसपास बाकी सब लोग हैं यहाँ पर। ये आप देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे पर्सिया है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल एक मतलब एक कंट्री हुआ करता था, ठीक है। और ये यहाँ पे ये डिवाइडेशन ऑफ जर्मनी है, जर्मनी एक्चुअली दो भागों में डिवाइड था, तो पर्सिया क्या करता है, उन सबको मिलाता है। अब इस मैप में आप देखना, ये पर्सियन बिफोर 1866 है, ठीक है, ये इनको सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आता है इटली यूनिफाइड, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो दोस्तों जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया और उसमें ओटोमन बिस्मार्क अपना बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। उसी प्रकार से हम एक इटली को भी हम बात करेंगे, इटली भी यूनिफाइड हो जाता है। तो एक्चुअली इटली की अपनी एक बहुत लंबी कहानी है, इसका जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है वो बहुत ही बड़ा है। इसमें दोस्तों एक्चुअली बहुत सारे पार्ट्स थे, यानी कि इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 पार्ट्स बिफोर यूनिफिकेशन। इटली 7 भागों में डिवाइड थी और इसके कुछ रीजन के ऊपर जो हब्सबर्ग एम्पायर था वो भी कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। और इसमें सार्दोनिया पीनमाउंट जो था उसमें एक्चुअली इटालियन प्रिंसली हाउस हुआ करता था, यानी कि जो इटली के रियल रूलर्स हुआ करते थे उनका जो शासन था वो सार्दोनिया पीडमाउंट पर ही था। बाकी जो उसका नदर्न पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग के अंडर हुआ करता था। सेंटर जो पार्ट था वो पोप के अंडर हुआ करता था। सदर्न पार्ट था वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ये ध्यान रखना, बर्बन किंग्स फ्रांस के अंदर भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो बर्बन डायनेस्टी है वो स्पेन की, वो इटली के साउथ वाले पार्ट को डोमिनेट कर रही थी या कंट्रोल कर रही थी। तो यहाँ पे जो इटालियन लैंग्वेज थी वो भी मतलब इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन बहुत सारे रीजन्स के अंदर लोकल वेरिएशंस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, यानी कि भाषाएं बहुत सारी थी। तो यहाँ पे थोड़ा टफ था यूनिफिकेशन, लेकिन फिर भी देखते हैं इसमें। तो दोस्तों 1830 में आपने गिज़ेपी मेज़िनी को पहले भी पढ़ा है कि उसने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, जैसे यंग इटली, यंग यूरोप। तो सबसे पहले उसी ने आवाज़ उठाई थी इसको एक करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए। और वो चाहता था कि जो इटालियन रिपब्लिक है वो यूनिटरी हो। उसने काफ़ी कोशिश की और उसने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी भी खोली, यंग इटली। और इसके बाद उन्होंने अपने जो गोल्स थे उनको लोगों तक फैलाया। लेकिन फाइनली होता क्या है कि वो 1831 से प्रयास करते करते 1848 में मतलब वो सक्सेस नहीं हो पाया। बाद में देखते हैं कि जो सार्दोनिया पीडमाउंट है इसके एक रूलर थे, उनका नाम था विक्टर इमानुअल सेकंड। वो अब इन स्टेट्स को मतलब वॉर के थ्रू यूनाइट करने की एक कोशिश करते हैं, देखते हैं वो सक्सेस हुए या। तो बिल्कुल इसमें हम देखेंगे जो इमानुअल सेकंड है वो यूनिफाई करते हैं इटालियन स्टेट्स को। और ये जो इनका जो यूनिफिकेशन होता है वो वॉर्स के थ्रू होता है, ठीक है, क्योंकि सभी की आंखें जो है यहीं पे टिकी हुई थी यूनिफाइड इटली पर, और उन्होंने ऑफर भी किया उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कैब्यूर है जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था, ठीक है। और इटली में एक्चुअली जो ये जो कैब्यूर था ये चीफ मिनिस्टर था, लेकिन इसका ना तो रिवोल्यूशनरी था ना ही ये डेमोक्रेसी के पक्ष में था, लेकिन फिर भी इसने सपोर्ट किया इस मूवमेंट को। और ये बहुत ही वेल्दी जो एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन इलाइट थे, जिनको हम मिडिल इलाइट वर्ग कहते हैं, वो भी लोग इसमें मतलब अपना सपोर्ट देते हैं और मूवमेंट में पूरी तरीके से साथ रहते हैं। इसमें जो कैव्यूर होता है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक होता है, मतलब वो बहुत राजनीतिक होता है, बहुत तेज होता है, ठीक है। मतलब
चतुर होता है वो, और सार्दोनिया पीटमाउंट सक्सेस हो जाता है ऑस्ट्रिया को डिफीट करने में। 1859 में सार्दोनिया पीटमाउंट के जो रूलर्स थे, ठीक है, कैवियर्स होता है, वो क्या करता है, ऑस्ट्रियन जो फोर्स होती है उसको 1859 में डिफीट कर देता है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर्स, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप से खुद भी इसमें वॉलेंटियर्स के रूप में क्या होते हैं, एक रिवॉल्यूशनरीज के रूप में वो इटली को आज़ाद कराने के लिए या उसका यूनिफिकेशन कराने के लिए गेज़िपी गैरीबोल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और 1860 के अंदर उन्होंने साउथ इटली की तरफ मार्च किया। गेज़िपी गैरीबोल्डी यहाँ पे क्या कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे, साउथ वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो और वहाँ पर क्या होता है कि टू सिसिलीज होती है साउथ में, यानी कि इटली को बताया ना कि इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट। तो जो नीचे वाले सदर्न पार्ट थे उसमें टू सिसिलीज हुआ करती थी, ठीक है, टू सिसिलीज थी। और यहाँ पर गेज़िपी मेज़नी वो लीडरशिप करते हैं टू सिसिलीज को फ्री करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या था, स्पेन रूल कर रहा था, स्पेन की बर्बन डायनेस्टी जो है वो इट वाज रूलिंग इनटू टू सिसिलीज। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो गेज़िपी गैरीबोल्डी होते हैं तो उनको लोगों का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और वो फाइनली क्या होता है कि स्पेनिश जो रूलर्स होते हैं और वहाँ के लोकल पीजेंट्स की हेल्प से उन सबको आउट कर देते हैं, ठीक है, उनको खदेड़ देते हैं। 1861 में विक्टर इमानुअल सेकंड उसको यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया जाता है। मतलब इट वाज द लास्ट पार्ट, कहने के धीरे धीरे उन्होंने जो वॉर्स के थ्रू ये 7 स्टेट्स जो इसके टुकड़े थे उनको एक एक करना शुरू कर दिया और वो यूनिफाइड होते चले गए। लास्ट में एक जो टू सिसिलीज बचता है उसको गेज़िपी गैरीबोल्डी की हेल्प से और 1861 में उसको भी इटली में मर्ज कर लिया जाता है और फाइनली इटली अब एक यूनिफाइड स्टेट बन जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि विक्टर इमानुअल सेकंड जो है वो वहाँ के राजा घोषित कर दिए जाते हैं। अब वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, एक्चुअली दीज वर नॉट अवेयर अबाउट दिस रिवॉल्यूशन, उनको पता ही नहीं था भाई ये क्रांति क्यों हो रही है, गेज़िपी मेज़नी कौन है और ये इटालिया क्या है। वो तो ये समझते थे कि जो यहाँ पे ला इटालिया है और ये विक्टर इमानुअल की वाइफ है, मतलब उस रूलर की वाइफ है। उनको ये नहीं पता था कि एक रिवॉल्यूशन है, इटली के लिए रिवॉल्यूशन है, इटली के यूनिफिकेशन की। तो लोग बड़े भोले थे वहाँ के, ठीक है। और ये आप मैप देखेंगे, ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन 1858। यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, मतलब 7 पार्ट्स ऑफ इटली बिफोर यूनिफिकेशन, जब यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। और लास्ट में देखो ब्लू कलर में आपको दिखेगा किंगडम ऑफ बॉस सिसिलीज, और इसी को गैरीबोल्डी ने क्या किया था, फ्री किया था। स्पेन के रूलर्स थे, हम इसी की बात कर रहे थे। बाकी यहाँ पे आप पैपल स्टेट्स देख सकते हैं, ठीक है, और सार्दोनिया पीटमाउंट्स हैं, वो सारे इसमें आप देखेंगे। और इधर आप देखेंगे फिगर 14b के अंदर ये इटली है आफ्टर यूनिफिकेशन। तो ये वो मैप शो करता है कि डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, यहाँ पे इट वाज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स और यहाँ पे पूरा यूनिफाइड दिखाया हुआ है। दोस्तों अब एक और केस आता है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये बड़ा एक विचित्र केस था, इसमें कोई ऐसा कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था। और इसमें हम देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन की कहानी। तो ब्रिटेन में क्या था कि जो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट है ये एक सडन अपीवल नहीं था, कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है, कोई क्रांति वांति नहीं होती है और फिर भी ब्रिटेन ग्रेट बन जाता है। लेट्स सी ऐसा कैसे होता है। तो ये एक लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस था, एक लंबा प्रोसेस था, और इसमें पहले कोई ब्रिटिश नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था, ये 18वीं सेंचुरी की बात है। तो यहाँ पे उन लोगों की जो प्राइमरी आइडेंटिटीज होती थी, जो आइडेंटिटीज थी वो क्या थी, इनकी एथनिक कह सकते हैं, एथनिक बेसिस पे दीज वर डिवाइडेड, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ये इनके अपने अपनी नस्लों के आधार पर, अपनी लैंग्वेजेस के आधार पर, रीजन के आधार पर ये सब के सब डिवाइड थे, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में रहते थे। दोस्तों यहाँ पे ये सारे के सारे जो एथनिक ग्रुप्स थे इन सबका अपना एक कल्चर होता था, अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन होता था। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेटली ग्रू इन वेल्थ, लेकिन इंग्लिश जो होता है, ठीक है, जब हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वेल्दी होता है, उसके पास पावर भी होती है, ठीक है, और वो अपने इन्फ्लुएंस को क्या करता है, अब वो बढ़ा रहा है, जो भी आइलैंड्स थे आसपास उन सब में वो बढ़ा रहा है अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को। इंग्लिश पार्लियामेंट के अंदर क्या है कि उन्होंने जो मोनार्की सिस्टम था 1688 में उसको सीज कर दिया।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसको ध्यान रखना कि 1688 में वहाँ पे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है। ये गौरवशाली क्रांति थी क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मतलब डैमेज ऑफ लाइफ नहीं हुआ था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे, तो यहाँ पे इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और इंग्लिश पार्लियामेंट क्या करती है कि 1688 के अंदर जो पावर होती है कंजर्वेटिव रूलर्स की उसको सीज कर दिया जाता है और उसको मोनार्किकल बना दिया जाता है, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किकल बना दिया जाता है सिस्टम को। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लैंड जो है वो सेंटर में होता है और यहाँ पे इन 1707 एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, ये एक्ट ऑफ यूनियन जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, ठीक है, ये एक समझौता था, ठीक है, यूनियन एक्ट ऑफ यूनियन 1707। और इसके परिणाम से क्या हुआ कि जो इंग्लैंड है उसमें स्कॉटलैंड मिलाने के बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया, ठीक है। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन कब बना, जिसको हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, जब 1707 में इंग्लैंड और में स्कॉटलैंड को मिला दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि स्कॉटलैंड जो है अपने आप से मिलना चाहता था, ठीक है, वो मिलना नहीं चाहता था, लेकिन आपको बताया ना कि जो इंग्लैंड होता है वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए और फोर्सफुली स्कॉटलैंड को वो अपने अंदर मर्ज कर लेता है और एक नया नाम दे देते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो उसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है वो अपने जो डोमिनेशन है उसको फोर्सली मतलब जो मेंबर्स ऑफ इंग्लिश मेंबर्स होते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहे हैं, अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं और स्कॉटलैंड की पावर को या उनके लोगों को, उनकी लैंग्वेज को, उनके रिप्रेजेंटेशन को वो अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा भेदभाव देखा जाता है और ब्रिटिश की जो आइडेंटिटी है अब वो स्कॉटलैंड के ऊपर थोपी जाती है, मतलब उनकी जो भी चीज़ें हैं वो स्कॉटलैंड के ऊपर थोपी जाती है और सिस्टमेटिकली उनको सप्रेस किया जाता है, उनकी इंस्टीट्यूशंस को, उनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, उन सबको मतलब सप्रेस किया जा रहा है। यहाँ पे कैथोलिक क्लेंस होती थी, कहाँ पे, स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है। स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ही एक टेरिबल रिप्रेशन किया गया क्योंकि इंग्लैंड के अंदर क्या थे, प्रोटेस्टेंट्स थे और स्कॉटलैंड के अंदर कैथोलिक थे। तो प्रोटेस्टेंट्स दीज आर टू क्लेंस, ठीक है, इन द क्रिश्चियंस। तो यहाँ पे कैथोलिक्स को रिप्रेस किया जाता है बाय प्रोटेस्टेंट्स और स्कॉटिश हाईलैंड्स जो है वो फोरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। जो गैलिक लैंग्वेज थी ये स्कॉटिश लैंग्वेज थी, लेकिन इनको बोलने से मना किया जाता है। और फाइनली हम कह सकते हैं जो ड्रेस है, ठीक है, वो उनको वियर करने के लिए बोला जाता है और फोर्सली उनको उनके जो होमलैंड होती थी उनको वहाँ से निकाला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा स्कॉटलैंड के। ऐसा ही हम देखते हैं कि एक ऐसा ही फेट जो है वो आयरलैंड को फेस करना पड़ा, जैसा कि स्कॉटलैंड के साथ हुआ वैसा ही फेट जो है, ऐसा ही भाग आयरलैंड का रहा। ये भी जो कंट्री थी इट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो यहाँ पे भी दो मतलब क्लेंस थी उसकी चर्च, क्या बोलते, क्रिश्चियंस की, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स की। तो इंग्लिश जो है वो किसको हेल्प करेगा, वो प्रोटेस्टेंट्स को करेगा भाई, क्योंकि इंग्लिश इंग्लैंड में तो प्रोटेस्टेंट्स ही थे ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड के अंदर जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं उनको इंग्लैंड क्या करता है, इंग्लिश क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं और वो रिप्रेस किसको करते हैं, कैथोलिक्स को करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैथोलिक जो है वो रिवोल्ट्स कर देते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस, लेकिन उनको ब्रिटिश के द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है। अफ्रीका आफ्टर अ फेलियर रिवोल्ट लेड बाय वॉल्फ टाउन, यहाँ पे देखेंगे कि जो वॉल्फ टाउन है ये रिवोल्यूशनरी थे कैथोलिक के, इन्होंने क्रांति भी की, ठीक है, अपने राइट्स के लिए, अपने पूरे डोमिनेंस, पूरे अपने जो कैथोलिक्स थे उनके राइट्स के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी, लेकिन फाइनली ये सक्सेस नहीं हो पाए। और जो यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में आयरलैंड वाज फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो जो यूनाइटेड किंगडम था उसमें इसको भी मिला लिया गया, ठीक है, जो आयरलैंड था उसको भी यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया 1801 में। और अब एक न्यू ब्रिटिश नेशन जो है वो प्रोपोगेशन उसका किया गया, ठीक है, उसका विस्तार किया गया।
इंग्लिश कल्चर को आगे बढ़ाया गया। अब उनके जो नए सिंबल्स थे वो बनाए गए, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर न्यू सिंबल्स निकल के आते हैं। ब्रिटेन का फ्लैग जिसको यूनियन जैक बोला जाता है, उन्होंने अपना एक नया झंडा बनाया जिसको यूनियन जैक बोला जाता है। और उन्होंने अपना एक नेशनल एंथम भी बनाया जिसको गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये आपको ध्यान रखना है कि नेशन, जो उनका नेशनल एंथम था ब्रिटेन का, वो कौन सा था, तो गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो वर एक्टिवली प्रोमोटेड, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और सभी को बोलने के लिए भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये हम देखते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट आता है इसमें विजुलाइजिंग द नेशन। अब इसमें देखते हैं कि नेशन को किस किस तरीके से देखा गया। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया है, एक पर्सनिफिकेशन किया गया है। एक्चुअली आपने कभी किसी व्यक्ति की पिक्चर तो देखी होगी, लेकिन देश की पिक्चर बनाना, ठीक है, तो ये क्या था, एक पर्सनिफिकेशन करना। ठीक है, आपने नाउन को पढ़ा होगा और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है जिसको मतलब अमूर्त को हम मूर्त रूप दे देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी एक फीमेल एल्गोरी को यूज़ किया, और लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक, दीज वर द सिंबल्स ऑफ देयर रिवॉल्यूशन। ठीक है, और उस फीमेल को एक सांकेतिक रूप जो इनको दिया गया, लिबर्टी का, जस्टिस का, रिपब्लिक का। और इसमें जो आइडियाज़ थे वो भी रिप्रेजेंट किए गए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स भी और सिंबल्स भी, वो सारी चीज़ें इन्होंने यूज़ की। अब मतलब फ्रांस के को फ्री कराने के लिए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, तो इस फीमेल फिगर को ब्लाइंड फोल्डेड दिखाया गया, वुमेन के हाथ में एक पेयर ऑफ वेविंग स्केल्स हैं। ऐसे ही एल्गोरीज का इन्वेंशन हो गया। तो जो भी कंट्रीज थी, ठीक है, जो भी किसी के भी प्रभाव में थी, उन्होंने भी इसी प्रकार से क्या किया, फीमेल फिगर को यूज़ किया। और 19th सेंचुरी में नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में ही रिप्रेजेंट किया, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, इवन इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उनको फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया। फ्रांस के अंदर क्रिश्चियंस जो थे उसमें एक मैरियन, ठीक है, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था मैरियन, तो विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशन। ठीक है, तो मैरियन ये कहाँ से थी, फ्रांस से। फ्रांस को कैसे, किस रूप में दिखाया गया, मैरियन के रूप में, शी वॉज अ फीमेल फिगर। ठीक है, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो यही था कि लिबर्टी और रिपब्लिक। इज इट क्लियर। और द रेड कैप ये, और ट्राई कलर, द कोकेट स्टेटस, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया था, यूज़ किया था। दीज वर सिंबल्स फॉर द न्यू फ्रेंच, न्यू जर्मनी। ठीक है, और फ्रांस इसमें देख रहे हैं, तो फ्रांस के लिए इसमें ये न्यू सिंबल्स थे। रेड कैप, रेड कैप वो थे जो मतलब कभी स्लैव्स हुआ करते थे, जिन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया था, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, उन्होंने जो गुलामी की जो बेड़ियाँ थी वो तोड़ दी थी। तो रेड कैप वाला उन्हीं का ग्रुप था। ठीक है, और ट्राई कलर जो इन्होंने एक नया झंडा, तिरंगा झंडा बनाया। और उसमें देखते हैं जो स्टैचूज ऑफ मैरिन है वो इरिकेट इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमेन द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल। और ये एक नेशनल सिंबल की तरह कॉमन लोगों के अंदर रहती है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें कि मैरिन की जो इमेज है बाद में वो कॉइन्स के और स्टैम्प्स के ऊपर उसको मार्क किया गया, मतलब इट बिकम इम्पोर्टेंट फिगर, या कह सकते हैं उनके देश की अपनी एक ये इम्पोर्टेंट फिगर बन जाती है मैरियन की। ठीक है, मैरियन। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन। इसी प्रकार से जर्मनी की भी एक फीमेल फिगर थी। ठीक है, उसका क्या नाम था, जर्मेनिया, उसको भी एक फीमेल के रूप में दिखाया गया। और इसमें हम ये कह सकते हैं ये सारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन थे। जर्मनी वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ओक जो है वो एक क्या होते हैं, ये लीव्स होती हैं, ठीक है, उनका ये क्या कर रही है, एक क्राउन पहनी हुई है। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो जर्मन को एक हीरोइज्म के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। ये एलिगरी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक चित्रण किया करना। ठीक है, वैन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब विच वी कैन नॉट एग्जिट, जो दिख मतलब एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ महसूस करना होता है, आपको दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब अगर आप जर्मेनिया को देखने चले जाएंगे, ठीक है, या फिर आप मैरिन को या भारत माता को कहीं देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसको महसूस किया जाता है। ठीक है, तो इंस्टेंस, ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारे के सारे सिंबल्स यूज किए गए थे, आइडियाज यूज किए गए थे
फ्रांस को यूनाइट करने के लिए, फ्रांस को एक नेशनल स्टेट बनाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए इन सब का यूज़ किया गया। तो दोस्तों इसमें ये मीनिंग विद सिंबल्स है, उनके मीनिंग्स के साथ है। यहाँ पे देखेंगे एट्रीब्यूट है, यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, और ये इनके सिग्निफिकेंस है, ये आपको बिल्कुल पढ़ना है। जैसे ब्रोकन चैन है तो बीइंग फ्री है, मतलब अपने आप को आज़ाद कर लेना, ठीक है। ये है ब्रिज टेपल विद ईगल, तो सिंबल किसका है? जर्मन एम्पायर का, स्ट्रेंथ ताकत का है। क्राउन ऑफ ऑक लीव्स हीरोइज्म का है। स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, मतलब बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार है। स्वॉर्ड्स का, तलवार का, इसको जो मीनिंग है वो यही निकाला गया है। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ये विलिंगनेस टू मेक पीस, मतलब शांति भी चाहते हैं, शांति की इच्छा रखने वाले हैं। ब्लैक रेड एंड गोल्ड, ये ट्राई कलर था, उनके तिरंगे झंडे का कलर थे ये सारे के सारे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है रेज ऑफ द राइजिंग सन, ये बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा था। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और आपको इस तरीके की वीडियोस में कंटिन्यू देता रहूं। नेक्स्ट इसमें दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और हु प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।